अब्बे की कोठरी। भूमिगत मार्ग से होकर झुके हुए, पर बिना अधिक कठिनाई के आगे बढ़ने के बाद डांते सुरंग के उस सिरे पर पहुंचा जहां वह अब्बे की काल कोठरी में खुलती थी। इस स्थान पर वह इतनी संकरी हो गई थी कि किसी व्यक्ति के लिए बस किसी तरह से निकल पाना ही संभव था। अब्बे की काल कोठरी की फर्श पत्थरों से जड़ी हुई थी और उसी के सबसे अंधेरे कोने में एक पत्थर उठाकर उसने वह श्रमसाध्य सुरंग खोदना आरंभ किया था, जो अंततः उसे डांतेस तक ले आई थी। भीतर पहुंचते ही और सीधे खड़े होकर युवक ने कक्ष को ध्यान से देखा। पहली दृष्टि में वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। अच्छा, अब्बे ने कहा, अभी 12:30 ही बजे हैं, इसलिए हमारे पास अभी कुछ घंटे शेष हैं। डांतेस ने चारों ओर देखा कि वह घड़ी कहाँ है जिसके सहारे अब्बे समय इतनी सटीकता से बता पा रहा था। मेरी खिड़की से भीतर आती उस धूप की किरण को देखो, अब्बे ने कहा। अब दीवार पर खींची गई इन रेखाओं को देखो। इन रेखाओं की सहायता से जो पृथ्वी की द्विगुण गति और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा को ध्यान में रखती है, मैं समय को घड़ी से भी अधिक ठीक ठीक जान लेता हूँ। क्योंकि घड़ी की यांत्रिक रचना बिगड़ सकती है, पर पृथ्वी और सूर्य की कभी नहीं। डांतेस को इस व्याख्या का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। उसने तो सदा यही माना था कि वह सूर्य ही है जो पर्वतों के पीछे से उगता और भूमध्य सागर में अस्त होता है, न कि पृथ्वी। पृथ्वी की इस द्विगुण गति को वह लगभग असंभव मानता था, क्योंकि उस पर निवास करते हुए भी उसने उसे कभी अनुभव नहीं किया था। और दूसरे व्यक्ति के प्रत्येक शब्द में उसे उस विज्ञान के रहस्य दिखाई देते थे जिनकी खोज उसे उतनी ही रोमांचक प्रतीत होती जितनी वे स्वर्ण और हीरे की खानें, जिन्हें उसने लगभग बाल्यावस्था में गुजरात और गोलकोंडा की यात्रा के दौरान देखा था। अब चलिए, उसने अब्बे से कहा, मुझे आपके खजाने देखने की उतावली हो रही है। अब्बे चिमनी के पास गया और अपने हाथ में पकड़ी छेनी से उस पत्थर को हटा दिया जो कभी अग्निकुंड का आधार रहा था। उसके पीछे एक काफी गहरा गड्ढा था जिसमें उसने वे सभी वस्तुएं छिपा रखी थीं जिनका उसने डांते से उल्लेख किया था। सबसे पहले तुम क्या देखना चाहते हो? उसने पूछा। इटली की राजसत्ता पर आपका महान ग्रंथ दिखाइए। फौरिया ने उस बहुमूल्य कोठरी से 3 या 4 मलमल के लपेटे हुए रोल निकाले जो पपीरस की तरह एक दूसरे पर लिपटे थे। ये कपड़े की पट्टियां थीं, लगभग 4 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी। प्रत्येक पर अंकन था और लेखन से भरी थी जिसे डांतेस पढ़ सकता था, क्योंकि वह अब्बे की मातृभाषा इतालवी में था और एक प्रोवांसवासी होने के नाते वह उसे भली भांति समझता था। देखो, अब्बे ने कहा, सब कुछ यही है। लगभग 1 सप्ताह हुआ जब मैंने 68वें रोल के नीचे समाप्त शब्द लिखा। मेरी 2 कमीजें और मेरे पास रहे सभी रूमाल इसमें लग गए। यदि कभी मैं स्वतंत्र हो सका और इटली में कोई ऐसा मुद्रक मिला जो इस ग्रंथ को छापने का साहस करे, तो मेरी कीर्ति स्थापित हो जाएगी। हाँ, डांतेस ने कहा, मैं देख सकता हूं। और अब कृपया वे कलमें दिखाइए जिनसे आपने यह सब लिखा। देखो, फारिया ने कहा और युवक को लगभग 6 इंच लंबी, चित्रकार की कूची के हत्थे जितनी मोटी एक छोटी लकड़ी दिखाई, जिसके सिरे पर उन मछलियों की हड्डियों में से एक धागे से बंधी हुई थी जिनका उसने पहले उल्लेख किया था। स्याही से सनी हुई, उसे नुकीला तराशा गया था और साधारण कलम की तरह चीरा लगाया गया था। डांतेस ने उसे ध्यान से देखा और चारों ओर उस औजार को खोजा जिससे निब को इतनी बारीकी से तराशा गया होगा। आह, हाँ, चाकू, पौरिया ने कहा, यह मेरा श्रेष्ठ कृति है। इसे मैंने और इस दूसरे चाकू को भी एक पुराने लोहे के कैंडलस्टिक से बनाया है। वह चाकू उस्तरे की तरह काटता था और दूसरा चाकू इस लाभ के साथ था कि वह काटने के औजार और खंजर दोनों का काम दे सकता था।
डांतेस ने इन सभी वस्तुओं की उतनी ही बारीकी से जांच की जितनी वह कभी मार्से की जिज्ञासा दुकानों में दक्षिणी समुद्रों से लौटे कप्तानों द्वारा लाए गए जंगली लोगों के औजारों को किया करता था। और स्याही के विषय में फारिया ने कहा, तुम जानते हो कि मैं कैसे करता हूं। जब आवश्यकता होती है तब बना लेता हूं। अब केवल एक बात मुझे अब भी अचंभित करती है, डांतिस ने कहा, कि दिन इतने लंबे कैसे रहे कि आप ये सब कर सके। मेरे पास रातें थीं, फौरिया ने उत्तर दिया। रातें? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं, पर ईश्वर ने मनुष्य को इतनी बुद्धि दी है कि वह इंद्रियों की कमी की पूर्ति कर सके। मैंने प्रकाश खोज लिया। कैसे? जो मांस वे मुझे देते हैं, उससे मैं चर्बी अलग करता हूँ, उसे पिघलाता हूँ और उसे एक प्रकार का ठोस तेल बना लेता हूँ। देखो, यह मेरी मोमबत्ती है। उसने डांतेस को एक प्रकार का दीपक दिखाया, वैसा ही जैसा सार्वजनिक स्थानों को प्रकाशित करने में प्रयुक्त होता है। आप इसे जलाते कैसे थे? ये रहे मेरे दो चकमक पत्थर और जला हुआ मलमल। पर दयासलई, मैंने त्वचा रोग का बहाना किया और गंधक मांगा, जो उन्होंने दे दिया। डांतिस ने हाथ में पकड़ी सभी वस्तुएं मेज पर रख दीं और सिर झुका लिया, इस आत्मा की दृढ़ता और शक्ति से अभिभूत होकर। इतना ही नहीं, फौरिया ने कहा, अपना सारा खजाना एक ही स्थान पर नहीं छिपाना चाहिए। चलो, इसे बंद करें। उन्होंने पत्थर वापस रख दिया। अब्बे ने उस पर थोड़ी सी धूल फैला दी और सतह की असमानता छिपाने के लिए उस पर पैर फेर दिया। फिर वह अपने बिस्तर के पास गया और उसे एक ओर सरका दिया। बिस्तर के सिरहाने के पीछे एक ऐसे पत्थर के नीचे छिपा हुआ, जो लगभग पूर्णतः वायुरुद्ध ढक्कन बनाता था, एक गड्ढा था जिसके भीतर 25 से 30 फुट लंबी रस्सी की सीढ़ी रखी थी। डांतेस ने उसे देखा। वह किसी भी भार को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। इस अद्भुत युक्ति के लिए आपको रस्सी किसने दी? उसने पूछा। सबसे पहले मेरी कुछ कमीजों ने, फिर फेनेस्ट्रेल में मेरी 3 वर्षों की कैद के दौरान मैंने अपने बिस्तर की चादरों को उधेड़ लिया। जब मुझे शातोडीफ लाया गया तो मैं धागे साथ लाने का उपाय कर सका और यहाँ आकर काम जारी रखा। क्या किसी ने यह नहीं देखा कि आपके बिस्तर की चादरों के किनारे उधेड़े जा चुके थे? मैंने उन्हें फिर से सी दिया। किससे? इस सुई से। डांतेस स्तब्ध रह गया। यह वास्तव में उसी बात की व्याख्या थी जो उसके मन में, या कहें उसकी आत्मा में, अनजाने घटित हो रही थी। कुछ विचार मस्तिष्क से आते हैं, कुछ हृदय से। CH-16-4। इसके अतिरिक्त, फारिया आगे बोला, लगभग 12 वर्षों की कैद में मैंने मन ही मन सभी प्रसिद्ध पलायनों पर विचार किया है। बहुत कम ही सफल होते हैं। जो सौभाग्यशाली पलायन पूर्ण रूप से सफल होते हैं, वे वही हैं जो लंबे समय तक और सावधानी से तैयार किए गए हों। इसी प्रकार ड्यूक बोफोर शातो द विंसेंटनेस से निकला, अब्बे डुबुकोई फॉरलेविक से और लातूत बास्तिल से। कुछ अवसर संयोग से भी आते हैं, वे सबसे अच्छे होते हैं। हमें ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए और विश्वास करो, यदि वह आए तो उसका लाभ उठाना चाहिए। आप प्रतीक्षा कर सके, डांतेस ने आह भरते हुए कहा। यह दीर्घ परिश्रम आपके हर क्षण को घेरे रहा और जब वह नहीं होता था तब आपको आशा से सांत्वना मिलती थी। मैंने और भी कार्य किए। कौन से? मैं लिखता था या अध्ययन करता था। तो क्या वे आपको कागज, कलम और स्याही देते हैं? नहीं, अब्बे ने कहा, पर मैं उन्हें स्वयं बना लेता हूं। आप कागज, कलम और स्याही बनाते हैं? डांतेस ने विस्मय से कहा। हाँ। डांतेस ने प्रशंसा से उस व्यक्ति की ओर देखा, पर उसकी बातों पर विश्वास करना
कठिन पाया। पौरिया ने उसके संदेह की हल्की सी छाया भांप ली। जब तुम मुझसे मिलने आओगे, उसने कहा, तो मैं तुम्हें एक पूरा ग्रंथ दिखाऊंगा, मेरे समस्त जीवन के विचारों, अनुसंधानों और मननों का फल, जिसे लिखने की मैंने रोम के कोलोसियम की छाया में, वेनिस में सेंट मार्क के स्तंभ के नीचे, फ्लोरेंस में आर्नो के तट पर कल्पना की थी, और जिसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कारागार पालक मुझे शातो डी अरे कालोब्रतीफीव की चार दीवारों के भीतर पूरा करने का इतना समय दे देंगे। ये इटली में एक सामान्य राजसत्ता की संभावनाओं पर एक ग्रंथ है। ये एक बड़ा इन क्वार्टो खंड बनेगा। आपने इसे लिख लिया है? दो कमीजों पर मैंने ऐसा मिश्रण खोजा है जो मलमल को चर्मपत्र जितना चिकना और समतल बना देता है। तो आप रसायनज्ञ भी हैं? थोड़ा सा। मैं लाउवाज़िए को जानता था और काबानिस का मित्र हूँ। पर ऐसे ग्रंथ के लिए तो आपको ऐतिहासिक शोध की आवश्यकता रही होगी। क्या आपके पास पुस्तकें हैं? रोम में मेरी पुस्तकालय में लगभग 5,000 खंड थे। उन्हें बार-बार पढ़कर मैंने जाना कि सावधानी से चुनी गई 150 पुस्तकें यदि मानव ज्ञान का पूर्ण सार न भी दें, तो कम से कम वह सब देती हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। मैंने अपने जीवन के 3 वर्ष इन्हीं 150 पुस्तकों को पढ़ने और पुनः पढ़ने में लगाए, ताकि गिरफ्तारी के समय वे मुझे लगभग कंठस्थ हों। कारागार में स्मृति पर थोड़ा-सा जोर डालकर मैंने उन्हें पूरी तरह याद कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें थ्यूसिडाइड्स, जेनोफोन, प्लूटार्क, लिवी, टैकिटस, स्त्रादा, जोर्नादेस, दांते, मोंतेन्य, शेक्सपियर, स्पिनोजा, मैकियावेली और बोसुए सुना सकता हूँ। मैंने केवल प्रमुख नाम गिनाए हैं। तो इसका अर्थ है कि आप कई भाषाएं जानते हैं। मैं 5 जीवित भाषाएं बोलता हूँ: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी और स्पेनिश। प्राचीन ग्रीक की सहायता से आधुनिक ग्रीक समझ लेता हूँ, पर बोलता कमजोर हूँ। अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ। आप उसका अध्ययन कर रहे हैं? टांतेस ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैंने झात शब्दों की एक शब्दावली बनाई है और उन्हें क्रमबद्ध किया है, जोड़ा है, इधर उधर घुमाया है, ताकि वे मेरे विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हो जाएं। मैं लगभग 1,000 शब्द जानता हूँ, जो मेरे लिए पर्याप्त हैं। यद्यपि शब्दकोशों में उनकी संख्या 1,00,000 बताई जाती है। निस्संदेह मैं अलंकृत वक्ता नहीं बनूंगा, पर स्वयं को पूरी तरह समझा सकूंगा, और वही काफी है। और अधिक चकित होकर एडमंड इस मनुष्य की क्षमताओं को लगभग अलौकिक मानने लगा। वह उसे किसी बिंदु पर परखना चाहता था, इसलिए बोला, पर यदि उन्होंने आपको कलम नहीं दी, तो आपने यह विशाल ग्रंथ किससे लिखा? मैंने बहुत अच्छी कलमें बनाई, फौरिया ने कहा, जो यदि पदार्थ जात हो तो साधारण कलमों से श्रेष्ठ मानी जाए। उन बड़ी सफेद मछलियों के सिर की मुलायम हड्डियों से, जो उपवास के दिनों में कभी कभी हमें दी जाती है। इसी कारण मैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार की प्रतीक्षा करता था, क्योंकि वे कम से कम मेरी कलमों के भंडार को बढ़ाने की आशा देते थे। मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरा ऐतिहासिक कार्य मेरा प्रियतम व्यवसाय है। जब मैं अतीत में लौटता हूँ, तो वर्तमान भूल जाता हूँ। मैं इतिहास में स्वतंत्र और स्वाधीन विचरण करता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं एक कैदी हूँ। पर स्याही? डांतेस ने पूछा। आप स्याही कैसे बनाते थे? मेरी कालकुठरी में पहले एक चिमनी थी, फारिया ने कहा। निश्चय ही मेरे आने से पहले किसी समय उसे बंद कर दिया गया था, पर उससे पहले वहां वर्षों तक आग जलाई जाती रही थी। इसलिए भीतर का पूरा भाग कालिक से ढका था। मैं उस कालिक को उस शराब के एक भाग में घोल देता हूँ जो वे मुझे प्रत्येक रविवार देते हैं, और उससे उत्कृष्ट स्याही बन जाती है। विशेष टिप्पणियों के लिए, जिन्हें पाठ से अलग दिखाना होता है, मैं अपनी उंगलियों में सुई चुभोकर अपने रक्त से लिखता हूँ। और मैं ये सब कब देख सकूंगा? डांतेस ने पूछा। जब चाहो, फौरिया ने उत्तर दिया। अभी,
अभी, युवक ने कहा। तो मेरे पीछे आओ, अब्बे ने कहा, और वह भूमिगत मार्ग में उतर गया। डांतेस उसके पीछे पीछे चला। अब्बे ने अपने वस्त्र का एक चिथड़ा अलग करते हुए डांतेस को एक लंबी, नुकीली मछली की कांटी दिखाई, जिसमें अभी भी धागा पिरोया हुआ था और जिसे वह अपने पास रखता था। हाँ, वह आगे बोला, पहले मैंने सलाखों को ढीला करने और इस खिड़की से निकल भागने के बारे में सोचा था, जो तुम्हारी खिड़की से कुछ चौड़ी है, जैसा कि तुम देख सकते हो। भागते समय मैं इसे और चौड़ा कर लेता, पर मैंने देखा कि यह खिड़की केवल भीतर के एक आंगन में खुलती है, इसलिए मैंने इस योजना को अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानकर छोड़ दिया। फिर भी मैंने यह सीढ़ी अपने पास रख ली, इस आशा में कि कभी उन संयोगजन्य पलायनों में से किसी का अवसर मिल जाए, जिनका मैंने उल्लेख किया है। डांतेस मानो उस सीढ़ी को ध्यान से देख रहा था, जबकि वास्तव में उसका मन किसी और ही विचार में डूबा हुआ था। उसके मस्तिष्क में एक कल्पना ने प्रवेश किया था। उसे लगा कि यह व्यक्ति, जो इतना बुद्धिमान, इतना कुशल और इतनी गहरी समझ वाला है, शायद अपने ही दुर्भाग्य के अंधकार में स्पष्ट देख सके और वह बात पहचान ले जिसे वह स्वयं नहीं देख पाया था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? अब्बे ने मुस्कुराते हुए पूछा, यह कल्पना करते हुए कि डांतेस की चुप्पी उसके प्रति गहन प्रशंसा का संकेत है। सबसे पहले, डांतेस ने कहा, मैं एक बात के बारे में सोच रहा हूं, उस अपार ज्ञान के बारे में जिसे तुमने इस स्तर तक पहुंचने के लिए व्यय किया होगा। यदि तुम स्वतंत्र होते तो तुम क्या क्या न कर पाते। शायद कुछ भी नहीं, अब्बे ने उत्तर दिया। मेरे मस्तिष्क का यह उफान केवल तुच्छताओं में ही वाष्पित हो जाता। मनुष्य की बुद्धि के कुछ रहस्यमय गर्तों को नापने के लिए दुर्भाग्य आवश्यक होता है। विस्फोट के लिए दबाव चाहिए। मेरी कैद ने मेरी सारी क्षमताओं को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया। पहले वे बिखरी हुई थीं, अब वे एक संकुचित स्थान में टकराईं, और जैसा कि तुम जानते हो, बादलों का टकराव विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत से बिजली जन्म लेती है और बिजली प्रकाश देती है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, डांतेस ने अपनी अज्ञानता पर लज्जित होते हुए कहा। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे मेरे लिए अर्थहीन हैं। आप कितना सौभाग्यशाली हैं कि इतना जानते हैं। अब्बे मुस्कुराया। तुमने अब भी कहा था कि तुम दो बातों के बारे में सोच रहे हो। हाँ, तुमने मुझे केवल एक ही बताई है। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि आपने मुझे अपने जीवन के बारे में बताया, पर आप मेरे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारा जीवन, युवक, अब्बे ने कहा, इतना छोटा रहा है कि उसमें कोई विशेष घटना समा सके। उसमें एक भयानक दुर्भाग्य अवश्य है, डांतेस ने कहा। एक ऐसा दुर्भाग्य जिसका मैं पात्र नहीं हूं, और ताकि मैं अब ईश्वर के विरुद्ध निंदा न करूं, जैसा कि मैंने कभी कभी किया है, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ ऐसे मनुष्य मिलें जिन्हें मैं अपने दुर्भाग्य के लिए दोष दे सकूं। तो तुम उस अपराध में स्वयं को निर्दोष मानते हो जिसके लिए तुम पर अभियोग लगाया गया है? पूर्णतः निर्दोष। मैं इसकी शपथ उन दो व्यक्तियों के सिर की खाता हूं जिन्हें मैं सबसे अधिक प्रिय मानता हूं, मेरे पिता और मर्सिडीज। तो फिर, अब्बे ने अपने गुप्त स्थान को बंद करते हुए और अपना बिस्तर फिर से उसकी जगह रखते हुए कहा, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। डांतेस ने वह सुनाया जिसे वह अपने जीवन की कथा कहता था, जो भारत की एक यात्रा और लेवांत की दो तीन यात्राओं से अधिक कुछ न थी। और अंत में अपनी अंतिम यात्रा पर पहुंचा, कप्तान लेक्लेयर की मृत्यु, वह पैकेट जो कप्तान ने उसे मार्शल के लिए दिया था, मार्शल से भेंट, वह पत्र जो उसे सौंपा गया था और जो एक निश्चित नोटतीय के नाम संबोधित था, फिर मार्सेई लौटना, अपने पिता से पुनर्मिलन
मर्सिडीज के प्रति उसका प्रेम, उसकी सगाई, उसकी गिरफ्तारी, पूछताछ, पाले द जस्टिस में अस्थायी निरुद्धावस्था और अंततः शातोडीफ में उसका कारावास। उस बिंदु के बाद डांतेस को कुछ भी जात नहीं था, यहां तक कि यह भी नहीं कि वह कितने समय से कैदी था। कथा समाप्त होने पर अब्बे गहन विचार में डूब गया। फिर कुछ क्षण बाद उसने कहा, विधि में एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत है जो उस बात से मेल खाता है जो मैंने अब भी तुमसे कही थी, और वह यह है, जब तक कोई दुष्ट विचार किसी विकृत मन में जन्म न ले, मानव स्वभाव अपराध से घृणा करता है। पर सभ्यता ने हमें आवश्यकताएं, दुर्गुण और कृत्रिम इच्छाएं दी हैं जो कभी कभी हमें अपने अच्छे स्वभाव को दबाने और अपराध की ओर ले जाती है। इसलिए यह सूत्र बना, यदि तुम अपराधी को खोजना चाहते हो तो पहले यह जानो कि अपराध से लाभ किसे होता है। तुम्हारे लुप्त हो जाने से किसके हित सत्य थे? किसी के नहीं, ईश्वर के लिए। डांतिस ने कहा, मैं तो इतना तुच्छ था। यह ताजा उत्तर नहीं है, अब्बे ने कहा, क्योंकि इसमें ना तर्क है न सामान्य बुद्धि, सब कुछ सापेक्ष है। मेरे मित्र, उस राजा से लेकर जो अपने उत्तराधिकारी के मार्ग में खड़ा है, उस कर्मचारी तक जो अतिरिक्त कर्मचारी को रोकता है। यदि राजा मर जाए तो उत्तराधिकारी को मुकुट मिलता है, यदि कर्मचारी मर जाए तो अतिरिक्त कर्मचारी को 1200 लिब्र का वेतन मिलता है। ये 1200 लिब्र उसकी नागरिक सूची है। वे उसके जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने राजा के लिए उसके 12 मिलियन। समाज की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊंचे तक प्रत्येक व्यक्ति हितों के एक छोटे से जाल के केंद्र में होता है, अपने तूफानों और जुड़े हुए कणों के साथ। डिकार्त के संसारों की भिंती केवल इतना अंतर है कि ऊपर जाते जाते ये संसार बड़े होते जाते हैं। यह एक उलटी सर्पिल है जो एक ही बिंदु पर संतुलित है। तो चलो फिर तुम्हारे संसार की ओर लौटें। तुम्हें फरौन का कप्तान नियुक्त किया जाने वाला था। हाँ, तुम एक सुंदर युवती से विवाह करने वाले थे। हाँ, क्या किसी के हित में यह था कि तुम फरौन के कप्तान न बनो? क्या किसी के हित में यह था कि तुम मर्सिडीज से विवाह न करो? पहले पहले प्रश्न का उत्तर दो। क्रम ही सभी समस्याओं की कुंजी है। क्या तुम्हारे कप्तान न बनने से किसी को लाभ होता? नहीं, जहाज पर मुझे प्रेम किया जाता था। यदि नाविकों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे ही चुनते। केवल एक व्यक्ति के पास मुझसे घृणा करने का कारण था। कुछ समय पहले मेरा उससे झगड़ा हुआ था और मैंने उसे द्वंद्व के लिए ललकारा था, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। सच में? और उस व्यक्ति का नाम क्या था? टांगलार। जहाज पर उसका पद क्या था? सुपर कार्गो। यदि तुम कप्तान बन गए होते तो क्या तुम उसे उसके पद पर बनाए रखते? नहीं। यदि निर्णय मेरे हाथ में होता तो नहीं, क्योंकि मुझे उसके हिसाबों में कुछ अनियमितताएं दिखाई दी थीं। बहुत अच्छा। अब बताओ, कप्तान लेक्लेयर से तुम्हारी अंतिम भेंट के समय क्या कोई उपस्थित था? नहीं, हम दोनों ही अकेले थे। क्या कोई तुम्हारी बातचीत सुन सकता था? हाँ, दरवाजा खुला था। और ठहरिए। हाँ हाँ, ठीक उसी क्षण डांगलार वहां से गुजरा जब कप्तान लेक्लेयर ने मुझे वह पैकेट सौंपा जिसे मार्शल तक पहुंचाना था। अच्छा, अब्बे ने कहा, अब हम कहीं पहुंच रहे हैं। जब तुम एल्बा पर लंगर डाले हुए थे तो क्या तुम किसी को जहाज से उतार कर ले गए थे? किसी को नहीं। तुम्हें एक पत्र दिया गया था। हाँ, ग्रैंड मार्शल द्वारा। तुमने उसका क्या किया? मैंने उसे अपने ब्रीफकेस में रख दिया। क्या ब्रीफकेस तुम्हारे पास था? एक आधिकारिक पत्र रखने के लिए बना ब्रीफकेस किसी नाविक की जेब में कैसे आ सकता था? आप ठीक कहते हैं, मेरा ब्रीफकेस जहाज पर ही था। तो केवल जहाज पर लौटने के बाद ही तुमने उस पत्र को ब्रीफकेस में रखा?
हाँ, यही हुआ। पोर्टो फेर्राज़ो और जहाज़ के बीच के समय में तुमने उस पत्र का क्या किया? मैंने उसे अपने हाथ में पकड़े रखा। तो जब तुम पैराउन पर लौटे, तब कोई भी देख सकता था कि तुम एक पत्र लेकर आ रहे हो? हाँ, डांगलार भी और कोई भी? डांगलार भी और कोई भी। अब ध्यान से सुनो और अपनी स्मृति को एकाग्र करो। क्या तुम्हें याद है कि निंदा पत्र किन सटीक शब्दों में लिखा गया था? हाँ, मुझे याद है। मैंने उसे 3 बार पढ़ा था और उसका हर शब्द मेरी स्मृति में अंकित है। उसे मुझे दोहराओ। डांतिस ने विचार समेटने के लिए एक क्षण ठहराव किया, फिर बोला, यह रहा शब्दशः राजमुकुट के अभियोजक को राजतंत्र और धर्म के एक मित्र द्वारा यह सूचना दी जाती है कि एक एडमंड डांतेस, फ़ेराउन का प्रथम सहायक, जो आज प्रातः स्मिर्ना से नेपल्स और पोर्टो फेर्राजो में रुकते हुए पहुंचा है, को म्यूरा द्वारा एक पत्र उस ऊसुरपेटर के लिए सौंपा गया था और उस ऊसुरपेटर द्वारा पेरिस की बोनापार्टवादी समिति के लिए एक पत्र दिया गया था। उसकी अपराध सिद्धि का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी के समय मिल जाएगा, क्योंकि वह पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर या फ़ेरौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। अब्बे ने कंधे उचका दिए। यह तो दिन के उजाले जितना स्पष्ट है, और तुम्हारा हृदय अवश्य ही अत्यंत सरल और भोला होगा, जो तुमने सत्य को तुरंत नहीं समझा। क्या आप ऐसा सोचते हैं? डांतिस चिल्लाया। ओह! यह तो अत्यंत नीचता होगी। सामान्यतः डांगलार की लिखावट कैसी थी? बहुत सुडौल, तांबे की नक्काशी जैसी। और उस गुमनाम पत्र की लिखावट कैसी थी? पीछे की ओर झुकी हुई। अब्बे मुस्कुराए। भेष बदला हुआ, निस्संदेह। भेष बदले हाथ के लिए भी बहुत दृढ़। ठहरो, उन्होंने कहा, अपना कलम, या जिसे वे कलम कहते थे, उठाते हुए उसे स्याही में डुबोकर और बाएं और हाथ से, पहले से तैयार, कपड़े के टुकड़े पर निंदा पत्र की पहली 2-3 पंक्तियां लिखते हुए। डांतेस पीछे हट गया और लगभग आतंक से भरी दृष्टि से अब्बे को देखने लगा। यह तो आश्चर्यजनक है, उसने कहा। यह लिखावट तो दूसरी से इतनी मिलती जुलती है। इसका कारण यह है कि निंदा पत्र बाएं हाथ से लिखा गया था। मैंने एक बात देखी है, अब्बे ने जोड़ा, कि दाएं हाथ से लिखी गई लिखावटें भिन्न भिन्न होती हैं, पर बाएं हाथ से लिखी गई लिखावटें प्रायः एक सी होती हैं। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने देखी या समझी ना हो? आगे बढ़ें। हाँ, अवश्य। दूसरे प्रश्न का क्या? मैं सुन रहा हूं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम्हारे मर्सिडीज से विवाह न करने से लाभ होता? हाँ, एक युवक जो उससे प्रेम करता था। नाम? फरनाम। स्पेनी नाम। वह कातालान है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यह पत्र लिख सकता था? नहीं, वह तो सीधे मुझ पर चाकू चला देता। हाँ, यह एक स्पेनी की प्रकृति के अनुरूप है। हत्या, निश्चय ही, पर कायरतापूर्ण कृत्य नहीं। और फिर, डांतेस ने आगे कहा, उसे उन विवरणों का ज्ञान ही नहीं था जो निंदा पत्र में थे। तुमने यह बातें किसी से साझा नहीं की थीं। किसी से नहीं। अपनी प्रेमिका से भी नहीं, अपनी मंगेतर से भी नहीं। तो यह डांगलार ही होना चाहिए। अब मुझे भी इसमें कोई संदेह नहीं। ठहरो, क्या डांगलार फरनाव को जानता था? नहीं, या हाँ, अब मुझे याद आया। क्या याद आया? मेरी शादी से 2 दिन पहले मैंने उन्हें पेरे पामफिल के यहाँ एक साथ बैठे देखा था। डांगलार प्रसन्न और मिलनसार था, फरनाव पीला और व्याकुल।
क्या वे अकेले थे? नहीं, उनके साथ एक और व्यक्ति था, जिसे मैं भली-भांति जानता हूँ, जिसने निस्संदेह उनका परिचय कराया होगा। एक दर्जी, कादेरूस, पर वह पहले से ही नशे में था। ठहरिए, ठहरिए, मैं ये कैसे भूल गया? जिस मेज़ के पास वे पी रहे थे, उसके पास एक दवात कागज़ और कलमें रखी थीं। डांतेस ने हाथ माथे पर फेरा। ओह! वे दुष्ट, वे दुष्ट! क्या तुम और कुछ जानना चाहते हो? अब्बे ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, चूंकि आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुझसे केवल एक बार ही पूछताछ क्यों की गई? मुझे मुकदमे के लिए न्यायाधीश क्यों नहीं दिए गए? और मुझे बिना सुने ही दंडित क्यों कर दिया गया? आ, अब्बे ने कहा, यह प्रश्न कहीं अधिक गंभीर है। न्याय के मार्ग अंधकारमय और रहस्यमय होते हैं, जिन्हें समझना कठिन है। अब तक तुम्हारे उन दो मित्रों के विषय में जो हमने किया, वह बच्चों का खेल था। पर इस दूसरे विषय में तुम्हें यथासंभव सटीक होना होगा। तुम प्रश्न करते हो, क्योंकि वास्तव में तुम मेरे जीवन को मुझसे भी अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो। तुमसे पूछताछ किसने की थी? राजकीय अभियोजक ने, उप अभियोजक ने, या जांच न्यायाधीश ने? उप अभियोजक ने। युवा या वृद्ध? युवा, 26 या 27 वर्ष का। अच्छा, अभी भ्रष्ट नहीं हुआ, पर पहले ही महत्वाकांक्षी है, अब्बे ने कहा। तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार कैसा था? कठोर से अधिक दयालु। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया था? सब कुछ। पूछताछ के दौरान क्या उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आया? एक क्षण के लिए आया, जब उसने वह पत्र पढ़ा जिसने मुझे संकट में डाला था। वह मेरी दुर्दशा से व्याकुल प्रतीत हुआ। तुम्हारी दुर्दशा से? हाँ। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उसने तुम्हारी ही दुर्दशा को महसूस किया था? कम से कम उसने मुझे अपनी सहानुभूति के हर प्रमाण दिए। किस प्रकार? उसने उस एकमात्र दस्तावेज को जला दिया जो मुझे फंसा सकता था। कौन सा? निंदा पत्र? नहीं, दूसरा पत्र। तुम निश्चयपूर्वक कहते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। यह तो दूसरी बात है। वह व्यक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे रंग का दुष्ट हो सकता है। मैं शपथ लेकर कहता हूं, आप मुझे भयभीत कर रहे हैं, डांतिस ने कहा। तो क्या संसार बाघों और मगरमच्छों से भरा है? हाँ, केवल इतना अंतर है कि दो पैरों वाले बाघ और मगरमच्छ बाकी सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। आगे कहिए और बताइए। खुशी से। तुम कहते हो कि उसने पत्र जला दिया? हाँ, और ऐसा करते समय मुझसे कहा, देखो, यह तुम्हारे विरुद्ध एकमात्र प्रमाण है और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। ऐसा आचरण सच होने के लिए बहुत ही अच्छा था। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे पूरा विश्वास है। वह पत्र किसके नाम था? नॉर्तिये के नाम, पेरिस, कोक हेरो, मार्ग संख्या 13। क्या तुम्हें यह मानने का कोई कारण है कि तुम्हारे उस उप अभियोजक के पास यह चाहने का कोई कारण था कि वह पत्र लुप्त हो जाए? संभव है। उसने मेरे हित के नाम पर मुझसे 2-3 बार वचन लिया था कि मैं उस पत्र का उल्लेख किसी से न करूं, और उसने मुझसे यह भी शपथ दिलवाई थी कि मैं उस नाम का उच्चारण न करूं जो पते पर लिखा था। नॉर्तिये, अब्बे ने दोहराया। नॉर्तिये? मैं एत्रुरिया की पूर्व रानी के दरबार में एक नॉर्तिये को जानता था, जो क्रांति के समय गिरोदिन था। और तुम्हारे उस उप अभियोजक का नाम क्या था? विल्फोर। अब्बे ठाका मारकर हंस पड़े और डांतिस ने उन्हें विस्मय से देखा। क्या बात है? उसने पूछा।
क्या तुम्हें वह धूप की किरण दिखाई देती है? अब्बे ने पूछा। हाँ, तो जान लो, अब सब कुछ मुझे उस चमकती किरण से भी अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे गरीब बच्चे, मेरे दुर्भाग्यशाली युवक, और यह न्यायाधिकारी तुम्हारे प्रति दयालु था? हाँ, इस महानुभाव उप अभियोजक ने पत्र जला दिया, नष्ट कर दिया। हाँ, इस ईमानदार आत्माओं के कारागार आपूर्तिकर्ता ने तुमसे यह शपथ दिलवाई कि तुम कभी नौर्तिये का नाम न लो। ठीक है। और यह नौर्तिये, अरे तुम अंधे मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि यह नौर्तिये कौन था? ये नौर्तिये उसका पिता था। यदि डांतेस के पैरों के पास बिजली गिरती और नरक की गहराइयों वाला कोई गर्त खुल जाता, तो भी उस पर उतना भयानक, चौंकाने वाला और विद्युत सा प्रभाव न पड़ता जितना इन अप्रत्याशित शब्दों का पड़ा। वह उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया, मानो उसे फटने से रोक रहा हो। उसका पिता, उसका पिता, वह चिल्लाया। हाँ, उसका पिता, जिसका नाम नॉर्थिए दे विल्फोर है, अब्बे ने कहा। इसके साथ ही बंदी के मस्तिष्क में एक विनाशकारी प्रकाश कौंध उठा, और जो चित्र वह पहले नहीं समझ पाया था, वह एकाएक चकाचौंध भरे प्रकाश में नहा गया। उसे सब कुछ स्मरण आ गया। पूछताछ के दौरान विल्फोर की हिचकिचाहट, उसके द्वारा नष्ट किया गया पत्र, उससे लिया गया वचन, और न्यायाधिकारी की लगभग याचक सी आवाज, जो धमकाने के स्थान पर मानो विनती कर रही थी। उसने एक चीख दी और क्षण भर के लिए नशे में धुत मनुष्य की भांति डगमगा गया। फिर अब्बे की कोठरी से अपनी कोठरी की ओर जाने वाले मार्ग की ओर दौड़ता हुआ बोला, आह, मुझे यह सब सोचने के लिए अकेला रहना होगा। जब वह अपनी काल कोठरी में पहुंचा, तो बिस्तर पर गिर पड़ा, और उसी अवस्था में उस संध्या पहरेदार ने उसे पाया, बैठा हुआ, टकटकी लगाए, चेहरा तन हुआ, मूर्ति के समान निश्चल और मौन। उन ध्यान के घंटों में जो क्षणों की भांति बीत गए थे, उसने एक भयानक निश्चय किया और एक कठोर शपथ ली। एक आवाज ने डांतेस को उसकी तल्लीनता से जगाया। यह अब्बे फारिया थे, जो पहरेदार द्वारा अपनी बारी में देखे जाने के बाद डांतेस को अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण देने आए थे। प्रमाणित पागल होने के कारण, और विशेषतः एक मनोरंजक पागल होने के कारण, वृद्ध कैदी को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनमें यह भी था कि उसे दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सफ़ेद रोटी और रविवार के दिन एक छोटा-सा मटकी भर मदिरा मिलती थी। वह रविवार ही था, और अब्बे डांतेस से अपनी रोटी और मदिरा बाँटने का आग्रह कर रहे थे। डांतेस उनके साथ चल पड़ा। उसका मुख सामान्य हो चुका था, और उसके हाव-भाव संयत थे, किंतु उनमें एक दृढ़ता और शक्ति झलक रही थी, मानो कोई पक्का संकल्प भीतर जम गया हो। अब्बे ने उसे ध्यान से देखा। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारी जांच में तुम्हारी सहायता की और तुमसे वह सब कहा, उसने कहा। क्यों? डांतिस ने पूछा। क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में वह भावना प्रवेश करा दी है जो पहले वहां नहीं थी, प्रतिशोध की इच्छा। डांतिस मुस्कुराया और बोला, आइए, विषय बदल दें। अब्बे ने उसे एक और क्षण देखा, उदासी से सिर हिलाया, और फिर डांतेस की इच्छा के अनुसार अन्य बातों पर बोलने लगे। वृद्ध कैदी उन लोगों में से था जिनकी बातचीत महान दुहक भोगने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तरह अनेक शिक्षाओं से भरी और निरंतर रोचक होती है, किंतु वह आत्मकेंद्रित नहीं थी। वह दुर्भाग्यशाली अपने कष्टों की चर्चा कभी नहीं करता था। डांतेस प्रत्येक शब्द को प्रशंसा के साथ सुनता था। अब्बे की कही कुछ बातें उन विचारों से मेल खाती थीं जो उसके भीतर पहले से थीं, और जो वह अपने नाविक जीवन के अनुभव से जानता था। अन्य बातें अज्ञात प्रदेशों को छूती थीं, और उत्तरी अक्षांशों में नाविकों को प्रकाश देने वाली ध्रुवीय ज्योति की भांति
उस युवक के सामने नई भूमियाएँ और नए क्षितिज खोल देती थीं, जो अद्भुत रंगों से नहाए हुए थे। डांतिस ने उस बुद्धि के सुख को समझा, जो नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक शिखरों पर विचरण करने वाले ऐसे मस्तिष्क का अनुसरण कर सकती है। आप जो जानते हैं, उसका कुछ अंश मुझे भी सिखाइए, उसने कहा। कम से कम इसलिए कि आप मेरी संगति से ऊब न जाएं। अब मुझे लगता है कि आप मेरे जैसे अशिक्षित और संकीर्ण बुद्धि वाले साथी की अपेक्षा एकांत को अधिक पसंद करेंगे। यदि आप सहमत हों, तो मैं यह वचन देता हूं कि फिर कभी पलायन की बात आपसे नहीं करूंगा। अब्बे मुस्कुराए। हाय, मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, मानव ज्ञान बहुत सीमित है और जब मैं तुम्हें गणित, भौतिकी, इतिहास और वे 3 या 4 आधुनिक भाषाएं सिखा दूंगा जिन्हें मैं जानता हूं, तब तुम वह सब जान लोगे जो मैं जानता हूं। और इस सारे ज्ञान को मेरे मस्तिष्क से तुम्हारे मस्तिष्क में स्थानांतरित करने में मुझे मुश्किल से 2 वर्ष लगेंगे। 2 वर्ष, डांतिस ने कहा। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब 2 वर्षों में सीख सकता हूँ? उनके प्रयोग में नहीं, पर सिद्धांतों में हाँ। सीखना किसी को विद्वान नहीं बना देता। कुछ के पास ज्ञान होता है और कुछ के पास समझ। पहले को स्मृति चाहिए, दूसरे को दर्शन। पर क्या दर्शन सीखा नहीं जा सकता? दर्शन सिखाया नहीं जा सकता। दर्शन समस्त अर्जित ज्ञान और उसे लागू करने वाली प्रतिभा का संयोग है। दर्शन वह प्रकाशमान मेघ है जिस पर पांव रखकर मसीह स्वर्ग की ओर गए। तो आइए, डांतेस ने कहा, आप मुझे पहले क्या सिखाएंगे? मैं आरंभ करने को उत्सुक हूं। मुझे ज्ञान की प्यास है। तो फिर सब कुछ, अब्बे ने कहा। उसी संध्या दोनों कैदियों ने एक शिक्षण योजना बनाई, जिसे उन्होंने अगले दिन से लागू करना आरंभ किया। डांतेस की स्मरण शक्ति असाधारण थी और वह अवधारणाओं को बहुत सहजता से ग्रहण कर लेता था। गणितीय प्रवृत्ति के कारण वह हर बात को गणना द्वारा समझ लेता था, जबकि नाविक की कविता भावना सूखे आंकड़ों और सीधी रेखाओं में सिमटे तर्कों की भौतिक कठोरता की भरपाई कर देती थी। इसके अतिरिक्त वह पहले से इतालवी और कुछ रोमाइक जानता था, जो उसने पूर्व की यात्राओं में सीखा था। इन 2 भाषाओं के सहारे वह शीघ्र ही शेष सभी की संरचना समझ गया और 6 महीनों में स्पेनिश, अंग्रेजी और जर्मन बोलने लगा। जैसा कि उसने अब्बे फौरिया से वादा किया था, उसने पलायन की बात करना छोड़ दिया। या तो इसलिए कि अध्ययन का आनंद उसकी स्वतंत्रता हानि की क्षतिपूर्ति कर रहा था, या इसलिए कि जैसा हमने देखा है, वचन दे देने पर वह उसे कठोरता से निभाता था और दिन तेजी से तथा उपयोगी ढंग से बीतते गए। 1 वर्ष में वह बिल्कुल भिन्न मनुष्य बन गया। जहां तक अब्बे फौरिया का प्रश्न है, डांतेस ने देखा कि यद्यपि उसकी उपस्थिति से वृद्ध की कैद हल्की हुई थी, फिर भी वह दिन प्रतिदिन अधिक उदास होता जा रहा था। एक व्यापक और निरंतर विचार उसके मन को सताता प्रतीत होता था। वह गहन चिंतन में डूब जाता, अनायास आह भरता, अचानक उठ खड़ा होता, बाहें मोड़ लेता और अपनी कोठरी में उदास मन से चक्कर लगाता। एक दिन कमरे में 100वीं बार टहलते हुए वह अचानक रुक गया और चिल्लाया, ओह! काश वहां कोई प्रहरी ना होता। यदि आप सहमत हो जाएं, तो प्रहरी होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डांतेस ने कहा, जिसने मानो उसके मस्तिष्क में लगे किसी कांच की खिड़की से उसके विचारों की धारा का अनुसरण कर लिया हो। मैंने तुमसे कहा है, अब्बे ने कहा, मुझे हत्या का विचार घृणित लगता है। फिर भी यदि यह हत्या हो, तो वह आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से, स्वरक्षा के आवेग से होगी। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पर आप इसके बारे में सोचते तो हैं? निरंतर, अब्बे ने बुदबुदाया। और आपने कोई योजना भी सोच रखी है ना? डांतेस ने उत्सुकता से पूछा। हाँ,
यदि हम उस मार्ग पर किसी अंधे और बहरे प्रहरी को तैनात कर सकें। वह अंधा होगा, वह बहरा होगा, युवक ने कठोर निश्चय के साथ कहा, जिसने अब्बे को भयभीत कर दिया। नहीं, नहीं, वह चिल्लाया। असंभव! डांते इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता था, पर अब्बे ने सिर हिलाकर और कुछ कहने से इनकार कर दिया। 3 महीने बीत गए। क्या तुम बलवान हो? एक दिन अब्बे ने डांतेस से पूछा। कुछ कहे बिना डांतेस ने छेनी ली, उसे घोड़े की नाल की तरह मोड़ दिया और फिर सीधा कर दिया। क्या तुम केवल अंतिम उपाय के रूप में प्रहरी को मारने का दायित्व लोगे? हाँ, अपने सम्मान की शपथ पर। तब हम अपनी योजना पर अमल कर सकते हैं, अब्बे ने कहा। कितना समय लगेगा? कम से कम 1 वर्ष। पर हम काम शुरू तो कर सकते हैं। तुरंत। ये देखिए, डांतिस चिल्लाया। हमने 1 वर्ष व्यर्थ कर दिया। क्या तुम्हें लगता है वह व्यर्थ गया? अब्बे ने पूछा। ओह, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, एडमंड ने लजाते हुए कहा। चुप, अब्बे ने कहा। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, और तुम उन श्रेष्ठ लोगों में से हो जिनसे मैं कभी मिला हूं। अब यह मेरी योजना है। अब्बे ने डांतेस को वह नक्शा दिखाया जो उसने बनाया था। उसमें उसकी अपनी कोठरी, डांतेस की कोठरी और उन्हें जोड़ने वाला मार्ग था। इसके मध्य से उसने खदानों की भांति एक पार्श्व सुरंग खींची थी। यह दोनों कैदियों को उस पगडंडी के नीचे ले जाएगी जहां प्रहरी पहरा देता था। वहां पहुंचकर वे एक चौड़ा गड्ढा खोदेंगे और दीर्घा के फर्श की एक पाथर की शिला डीली कर देंगे। चुने हुए क्षण पर यह शिला सिपाही के पांवों के नीचे धंस जाएगी और वह गड्ढे में गिर पड़ेगा। गिरने से स्तब्ध होकर जब वह अपनी रक्षा न कर सकेगा, तब डांतेस उस पर कूद पड़ेगा, उसे बांध देगा और मुंह बंद कर देगा। फिर दोनों दीर्घा की एक खिड़की से बाहर निकलकर रस्सी की सीढ़ी की सहायता से बाहरी दीवार से नीचे उतरेंगे और भाग निकलेंगे। डांतेस ने ताली बजाई। उसकी आंखें आनंद से चमक उठीं। योजना इतनी सरल थी कि उसका सफल होना निश्चित था। उसी दिन दोनों सुरंग खोदने वाले काम पर लग गए, और भी अधिक उत्साह से, क्योंकि वे लंबे समय से निष्क्रिय थे और संभवतः प्रत्येक भीतर ही भीतर इस शारीरिक श्रम के पुनरारंभ की कामना कर रहा था। उनके काम में केवल वही समय बाधा डालता था जब दोनों को जेलर की जांच के लिए अपनी अपनी कोठरियों में लौटना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वे उसके पदचाप की लगभग अगोचर ध्वनि पहचानने के अभ्यस्त हो गए थे और ठीक ठीक बता सकते थे कि वह कब नीचे आ रहा है। इसीलिए उनमें से कोई भी कभी अचकचा कर नहीं पकड़ा गया। नई सुरंग से निकली मिट्टी, जो अंततः पुरानी सुरंग को भर देती, अत्यंत सावधानी से थोड़ी थोड़ी करके डांतेस या फौरिया की किसी न किसी खिड़की से बाहर फेंकी जाती थी। उसे इतना महीन पीस दिया जाता था कि रात्रि की हवा बिना कोई निशान छोड़े उसे उड़ा ले जाती थी। 1 वर्ष से अधिक समय इस कार्य में बीत गया, जो केवल एक छेनी, एक चाकू और लकड़ी के एक लीवर के अतिरिक्त किसी अन्य औजार के बिना किया गया था। उस पूरे वर्ष के दौरान काम करते हुए भी फौरिया डांतेस को शिक्षा देता रहा, कभी एक भाषा में, कभी दूसरी में। उसे राष्ट्रों का इतिहास और उन महान पुरुषों का जीवन सिखाता रहा जिन्होंने समय समय पर उन उज्ज्वल पगडंडियों में से किसी एक को पीछे छोड़ा है, जिन्हें गौरव कहा जाता है। संसार और उच्च समाज का अनुभवी व्यक्ति होने के कारण अब्बे के आचरण में एक प्रकार की उदास गरिमा भी थी, जिससे डांतेस, जिसे प्रकृति ने आत्मसात करने की क्षमता दी थी, उन शिष्टाचारों को ग्रहण कर सका जिनका उसमें पहले अभाव था, और एक कुलीन भाव भंगिमा को भी, जो सामान्यतः केवल उच्च वर्गों के संसर्ग से या श्रेष्ठ उपलब्धियों वाले लोगों के साथ उठने बैठने से प्राप्त होती है। 15 महीनों में सुरंग पूर्ण हो गई। उन्होंने गैलरी के नीचे एक गड्ढा खोद लिया था और ऊपर प्रहरी को आगे पीछे टहलते हुए सुन सकते थे। दोनों श्रमिक
जिन्हें अपने पलायन को अधिक सुनिश्चित करने के लिए अंधेरी और चांदहीन रात की प्रतीक्षा करनी थी। केवल एक ही बात से डरते थे कि कहीं सैनिक के पैरों के नीचे फर्श समय से पहले ही न ढह जाए। इससे बचाव के लिए उन्होंने नींव में मिली एक छोटी सी लकड़ी की बीम लगा दी। डांतेस उसी को कस ही रहा था कि उसे अचानक अब्बे फौरिया की ओर से संकट का एक स्वर सुनाई दिया। अब्बे युवक की कोठरी में ही रुका था और उस खूंटी को तेज कर रहा था जो रस्सी की सीढ़ी को थामने वाली थी। डांतेस तुरंत लौट आया और उसने अब्बे को कक्ष के बीचों बीच खड़ा पाया। चेहरा पीला, माथा पसीने से तर और मुट्ठियां भिंची हुई। हे ईश्वर! डांतेस चिल्लाया। ये क्या है? क्या हो गया है? शीघ्र, अब्बे ने कहा। जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनो। डांतेस ने फौरिया के निस्तेज चेहरे, नीले घेरों से घिरी आंखों, सफेद होंठों और खड़े हुए बालों को देखा। भय से उसने अपने हाथ से छेनी गिरा दी। पर बात क्या है? उसने पुकारा। मैं समाप्त हो गया हूं, अब्बे ने कहा। मेरी बात सुनो। मुझे एक भयानक, संभवतः घातक द्वारा पड़ने वाला है। मैं उसे आते हुए महसूस कर रहा हूं। कैद से पहले वाले वर्ष में भी मुझे यही हुआ था। इस रोग का केवल एक ही उपचार है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे कक्ष में दौड़कर जाओ, पलंग के पांव को उठाओ, वह खोखला है, और वहां तुम्हें एक छोटी सी शीशी मिलेगी जिसमें आधी मात्रा में लाल द्रव है। उसे ले आओ, या बल्कि नहीं, कहीं मुझे यहीं देख न लिया जाए। जब तक मुझ में कुछ शक्ति है, मुझे मेरे कक्ष तक ले चलो। द्वारे के दौरान क्या हो जाए, कौन जानता है? आपदा की विशालता के बावजूद डांतेस ने धैर्य बनाए रखा, सुरंग में उतर गया और अपने दुर्भाग्यशाली साथी को पीछे से खींचता हुआ अत्यंत सावधानी के साथ सुरंग के सिरे तक ले गया। अंततः अब्बे के कक्ष में पहुंचकर उसने उसे पलंग पर लिटा दिया। धन्यवाद, अब्बे ने कहा, मानो हर अंग में कांप रहा हो, जैसे उसे बर्फीले जल में डुबो दिया गया हो। अब ऐसा होगा, मैं कैटालेप्टिक दौरे में चला जाऊंगा। संभव है मैं पूरी तरह स्थिर रहूं और कोई आवाज ना करूं, पर यह भी हो सकता है कि मुंह से झाग निकले, शरीर अकड़ जाए, मैं चिल्लाऊं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि मेरी चीखें सुनी ना जाए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्यथा वे मुझे किसी दूसरे कक्ष में ले जा सकते हैं और हम सदा के लिए अलग हो जाएंगे। जब तुम मुझे निष्क्रिय, ठंडा और मानो मृत देखो, और केवल उसी क्षण, समझे, तो चाकू से मेरे दांतों को अलग करना और उस द्रव की 8 से 10 बूंदें मेरे मुंह में डाल देना। तब संभव है कि मैं पुनः चेतना में आ जाऊं। संभव है, डांतेस ने करुण स्वर में कहा। मेरी सहायता करो, सहायता! अब्बे चीखा। मैं मैं मर र-" द्वारा इतना अचानक और इतना तीव्र था कि दुर्भाग्यशाली व्यक्ति शब्द भी पूरा न कर सका। समुद्र के तूफान से तीव्र और अंधेरे बादल की भांति कुछ उसके माथे पर छा गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ विकृत हो गए और गाल बैंगनी पड़ गए। वह तड़पा, झाग निकला, गरजा। पर निर्देशानुसार टांतिस ने कंबल के नीचे उसकी चीखों को दबा दिया। द्वारा 2 घंटे तक चला। फिर वह पूरी तरह जड़ हो गया, संगमरमर सा, पीला और ठंडा, पैरों तले टूटी सरकंडे सा झुका हुआ। अंतिम ऐंठन में अकड़कर गिर पड़ा और फिर निस्तेज सफेदी छा गई। एडमंड ने प्रतीक्षा की कि यह मृत्यु सदृश अवस्था पूरे शरीर में फैल जाए और उसे हृदय तक ठंडा कर दे। तब उसने चाकू उठाया, उसकी धार को आदमी के दांतों के बीच रखा, अत्यंत सावधानी से जबड़े अलग किए, लाल द्रव की 10 बूंदें एक एक करके मापकर उसके मुंह में डाली और प्रतीक्षा करने लगा। 1 घंटा बीत गया और वृद्ध ने तनिक भी गति नहीं की। डांतेस को भय हुआ कि कहीं वह बहुत देर न कर बैठा हो। वह दोनों हाथों से सिर थामे बैठा, उसे देखता रहा। अंततः वृद्ध के होंठों पर हल्की सी रंगत लौटी। उसकी आंखों में, जो पूरे समय खुली पर निर्विकार थीं, दृष्टि वापस आई। उसने एक क्षीण आह भरी और हल्का सा हिला। बच गया! वह बच गया! डांतेस चिल्लाया। बीमार व्यक्ति अभी भी बोल नहीं पा रहा था, पर स्पष्ट बेचैनी के साथ
उसने द्वार की ओर हाथ बढ़ाया। डांतिस ने कान लगाया और दारोगा के कदमों की आहट सुनी। लगभग 7 बज रहे थे और डांतिस समय का कोई हिसाब नहीं रख सका था। वह झट से उस छेद की ओर बढ़ा, उसमें उतर गया, अपने पीछे पत्थर की पट्टियां खींचकर वापस रख दी और अपनी काल कोठरी में लौट आया। एक क्षण बाद उसका अपना द्वार खुला और दारोगा ने हमेशा की तरह कैदी को उसके बिस्तर पर बैठा पाया। जैसे ही दारोगा की पीठ मुड़ी और उसके कदमों की आवाज गलियारे में दूर जाती हुई सुनाई दी, डांतेस ने भोजन को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और भयानक चिंता से ग्रस्त होकर फिर सुरंग में उतरा, सिर से पत्थर को ऊपर धकेला और अब्बे की कालकोठरी में लौट आया। अब्बे को होश आ चुका था, पर वह अब भी अपने बिस्तर पर फैला हुआ, निःशक्त और थका पड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देखूंगा, उसने डांतेस से कहा। क्यों नहीं? युवक ने पूछा। क्या तुम्हें लगा था कि तुम मर जाओगे? नहीं, पर सब कुछ तुम्हारे पलायन के लिए तैयार है और मुझे लगा था कि तुम इस अवसर का उपयोग करोगे। डांतेस रोष से लाल हो गया। अकेले, आपके बिना, वह चिल्लाया। क्या आपने सचमुच मुझे ऐसा करने योग्य समझा? अब मुझे पता चल गया है कि मैं गलत था, बीमार व्यक्ति ने कहा। ओह, मैं बहुत कमजोर हूं, टूट चुका हूं, समाप्त हो चुका हूं। हिम्मत रखिए, आपकी शक्ति लौट आएगी, डांतेस ने कहा, फौरिया के पास बिस्तर पर बैठते हुए और उसके हाथ थामते हुए। अब्बे ने सिर हिलाया। पिछली बार द्वारा आधे घंटे तक चला था और उसके बाद मुझे भूख लगी थी और मैं स्वयं उठ खड़ा हुआ था। आज मैं अपनी दाहिनी टांग या दाहिना हाथ हिला नहीं सकता। मेरा सिर भारी है, जो इस बात का प्रमाण है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ है। तीसरी बार या तो मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त रह जाऊंगा या तुरंत मर जाऊंगा। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, आप नहीं मरेंगे। यदि तीसरा दौरा पड़ा भी तो वह स्वतंत्रता में पड़ेगा। हम आपको वैसे ही बचाएंगे जैसे इस बार बचाया, और इससे भी बेहतर, क्योंकि हमारे पास आवश्यक सारी सहायता होगी। मेरे मित्र, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अपने आप को धोखा मत दीजिए। जो आघात अभी मुझे लगा है उसने मुझे सदा के लिए कैद का दंड दे दिया है। भागने के लिए चल सकना आवश्यक है। हम 1 सप्ताह प्रतीक्षा करेंगे, 1 महीना, 2 महीने, यदि जरूरत पड़ी। इस बीच आपकी शक्ति लौट आएगी। हमारे पलायन की सारी तैयारी पूरी है और समय चुनना हमारे हाथ में है। जिस दिन आपको लगे कि आप तैरने के योग्य हैं, उसी दिन हम अपनी योजना को पूरा करेंगे। मैं कभी नहीं तैर पाऊंगा, फारिया ने कहा। यह बांह लकवाग्रस्त है, एक दिन के लिए नहीं, बल्कि सदा के लिए। इसे तुम स्वयं उठाकर देखो, इसका भार महसूस करो। युवक ने वह बांह उठाई जो निष्क्रिय होकर फिर गिर पड़ी। वह आह भर उठा। अब तुम विश्वास करोगे, एडमंड? अब्बे ने कहा। मुझ पर भरोसा करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इस रोग के पहले आक्रमण के बाद से मैं इस पर लगातार विचार करता आया हूं। मुझे इसका अनुमान था, क्योंकि यह वंशानुगत रोग है। मेरे पिता की मृत्यु तीसरे दौरे में हुई थी और मेरे दादा की भी। जिस चिकित्सक ने मेरे लिए यह औषधि तैयार की थी, और जो कोई और नहीं, वही प्रसिद्ध काबानी थे। उन्होंने भी मेरे लिए यही अंत बताया था। चिकित्सक गलत था, डांतिस ने कहा। और जहां तक आपके लकवे का प्रश्न है, वह मुझे नहीं रोक सकता। मैं आपको अपने कंधों पर उठा लूंगा और तैरते समय आपको संभालूंगा। मेरे बच्चे, अब्बे ने कहा, तुम नाविक हो, तैराक हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इतना बोझ उठाए व्यक्ति समुद्र में 50 स्ट्रोक भी नहीं तैर सकता। तुम ऐसे मृग तृष्णाओं के पीछे मत जाओ, जो तुम्हारे उदार हृदय को भी धोखा नहीं दे सकती। मैं यहीं रहूंगा उस घड़ी तक जब मेरी मुक्ति का समय आएगा, जो अब मृत्यु की घड़ी के अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। और तुम भाग जाओ,
चले जाओ। तुम युवा हो, फुर्तीले और शक्तिशाली हो। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी शपथ से मुक्त करता हूँ। ठीक है, डांतेस ने कहा, तो मैं भी यहीं रहूंगा। और उठकर बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर गंभीरता से अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं मसीह के रक्त की शपथ खाता हूं कि आपकी मृत्यु तक मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फारिया ने उस युवक की ओर देखा, इतना उदात्त, इतना सरल, इतना उत्कट, और उस चेहरे पर जो शुद्धतम भक्ति की अभिव्यक्ति से प्रकाशित था, उसके स्नेह की सच्चाई और उसके वचन की निष्ठा पड़ी। ठीक है, उसने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। फिर हाथ बढ़ाते हुए उसने जोड़ा, संभव है कि तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल तुम्हें मिले, पर चूंकि न मैं और न तुम भाग सकते हो, हमें गैलरी के नीचे की भूमिगत सुरंग को बंद कर देना चाहिए। सैनिक चलते समय वहां की खोखली आवाज को महसूस कर सकता है और निरीक्षक को बुला सकता है। उस स्थिति में हम पकड़ लिए जाएंगे और अलग कर दिए जाएंगे। जाओ और ये काम करो। दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यदि आवश्यक हो तो पूरी रात इसी काम में लगा दो और दारोगा की कल सुबह की यात्रा के बाद ही लौटना। मुझे तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। डांतिस ने अब्बे का हाथ थामा। एक मुस्कान से उसे आश्वस्त किया गया और वह अपने वृद्ध मित्र के प्रति सम्मानपूर्ण आज्ञाकारिता और भक्ति की भावना के साथ वहां से चला गया।